नमस्कार विद्यार्थियों। ज्ञानदूत 2.0 कार्यक्रम जो कॉलेज शिक्षा विभाग जयपुर द्वारा संचालित किया जा रहा है उसमें आपका स्वागत है। आज हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। ये जो प्लेटो जो पाश्चात्य थिंकर है, यूनानी थिंकर है, ये किताब राजस्थान के ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में बीए तृतीय वर्ष में और एमए प्रीवीएस में एक प्रश्न पत्र लगता है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन अथवा पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास। तो उन दोनों ही प्रश्न पत्रों में ये सिलेबस में है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हम प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षा योजना पर चर्चा करेंगे कि प्लेटो की शिक्षा योजना क्या थी, शिक्षा के बारे में उनका जो चिंतन उन्होंने दिया था दार्शनिक राजा बनाने के लिए। उन्होंने अपने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए एक दार्शनिक राजा की बात कही थी, तो उस पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। प्लेटो ने जो शिक्षा सिद्धांत दिया, ये अपनी प्रसिद्ध कृति रिपब्लिक में इन पर विस्तार से चर्चा की है। तो प्लेटो ने रिपब्लिक में शासकों की शिक्षा को बहुत महत्व दिया है। रूसो ने तो रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखी गई सर्वोत्कृष्ट कृति की संज्ञा दी है। यानी शिक्षा पर इतना विस्तार से लिखा है कि रूसो ने उन राजनीति के बजाय शिक्षा पर लिखी हुई सर्वश्रेष्ठ कृति बताया है प्लेटो की रिपब्लिक को। रिपब्लिक की शिक्षा योजना बुराई की जड़ पर प्रहार करने और जीवन यापन के गलत ढंग में सुधार करने की एक चेष्टा है। अर्थात शिक्षा के महत्व पर प्लेटो ने विस्तार से बताया है कि ये बुराई की जड़ों पर प्रहार करती है। शिक्षा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाती है और मानव मस्तिष्क में ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करती है। और जो शिक्षा है उसके माध्यम से हम अंधकार से निकलते हैं। शिक्षा ही हमें ज्ञान प्रदान करती है, शिक्षा से हम सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो प्लेटो की जो ये शिक्षा योजना है, ये राज्य नियंत्रित शिक्षा योजना साथ ही अनिवार्य भी है। इसलिए प्लेटो का मानना है कि राज्य पहला और सबसे ऊंचा शिक्षण संस्थान है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि प्लेटो ने जो शिक्षा योजना बताई है वो राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थात राज्य द्वारा संचालित शिक्षा है। राज्य सब नागरिकों को शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य यहाँ बताया गया है। इस प्रकार राज्य को सबसे ऊंचा शिक्षण संस्थान प्लेटो ने कहा है। अब हम चर्चा करते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना से पहले प्लेटो ने उस समय यूनान में दो शिक्षा पद्धतियाँ प्रचलित थी, एक एथेंस की शिक्षा पद्धति और दूसरी स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। तो प्लेटो ने सर्वप्रथम इन दोनों शिक्षा पद्धतियों की गुण दोषों पर चिंतन किया है और उसके बाद में अपनी शिक्षा योजना और अपने पाठ्यक्रम को रिपब्लिक में उद्धृत किया है। तो सर्वप्रथम एथेंस की शिक्षा पद्धति के बारे में प्लेटो उस समय जो प्रचलित थी, तो प्लेटो की उस पर क्या राय थी। तो एथेंस में जो उस समय शिक्षा पद्धति प्रचलित थी वो शिक्षा निजी व्यवसायी अर्थात कहने का तात्पर्य था कि राज्य नियंत्रित न होकर निजी कार्य था। अर्थात शिक्षा देना अभिभावकों का कर्तव्य था, राज्य अपनी तरफ से कोई शिक्षा की व्यवस्था एथेंस में नहीं करता था। तो जो शिक्षा का उस समय एथेंस में पाठ्यक्रम था वो 3 भागों में था। प्रारंभिक शिक्षा जिसमें पढ़ना लिखना, साहित्य का अध्ययन, संगीत, व्यायाम, इन चीज़ों पर प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। अर्थात शुरुआती शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। और उसके बाद में जो माध्यमिक शिक्षा थी वो 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए थी। और चूँकि शिक्षा राज्य का कार्य न होने के कारण उन्होंने आगे की शिक्षा के लिए सोफिस्ट वर्गों को कुछ शुल्क देकर शिक्षा ग्रहण की जाती थी। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि शिक्षा अपने आप में महंगी थी, जो अमीर वर्ग के लोग थे वही शिक्षा दिलवाते थे, क्योंकि शिक्षा शुल्क के माध्यम से दी जाती थी। तो माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाती थी उसमें अलंकार शास्त्र, भाषण कला, राजनीति, व्याकरण, इन विषयों पर ज़्यादा बल दिया जाता था और इन चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी। और अंत में शिक्षा का जो अंतिम स्तर था एथेंस में उस समय, वो 18 से 20 वर्ष तक की शिक्षा सैनिक शिक्षा के रूप में दी जाती थी। अर्थात शारीरिक दृष्टि से हष्ट-पुष्ट करना और सैनिक दृष्टि से उनको सैनिक तैयार करने के रूप में दी जाती थी। अर्थात जो कोई भी सेना में जाने की इच्छा, साहस, जिसमें साहस की भावना थी, तो वो इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन यहाँ ये ध्यान देना
आवश्यक है कि यहाँ एथेंस में वो शिक्षा थी वो राज्य द्वारा नहीं दी जाती थी, बल्कि लोगों का अपना हिसाब से दी जाती थी। शिक्षा पूरी तरह से एक निजी कार्य के रूप में थी। दूसरी जो शिक्षा उस समय प्रचलित थी, स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। स्पार्टा चूँकि एक पिछड़ा हुआ राज्य था और चारों तरफ से इस प्रकार के राज्यों से घिरा हुआ था कि वहाँ आक्रमण की, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा उनको सजग रहना पड़ता था। इसलिए उन्होंने वहाँ जो शिक्षा थी वो राज्य नियंत्रित शिक्षा थी, और साथ ही पूरी तरह से राज्य का यही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक तैयार करें। इस प्रकार जो शिक्षा का मूल उद्देश्य था वो सैनिक प्रशिक्षण था। तो उस समय जो स्पार्टा में जो शिक्षा पद्धति थी उसमें जो उद्देश्य था शिक्षा का वो सैनिक तैयार करना था। तो इसके साथ ही साथ वहाँ स्पार्टा में स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी, ताकि जन्म लेने वाला बच्चा हष्ट-पुष्ट हो और सैनिक साहस वीर जन्मे। तो इस दृष्टि से स्त्रियों के लिए शिक्षा जो थी वो भी अनिवार्य थी, लेकिन वो थी शारीरिक शिक्षा। तो चूँकि पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य सैनिक प्राप्त करना था, सैनिकों को के रूप में तैयार करना था व्यक्तियों को, तो पाठ्यक्रम भी उनका संकुचित था, केवल शारीरिक शिक्षण तक ही था। तो कहने का तात्पर्य एक शारीरिक शिक्षण व्यवस्था वहाँ स्पार्टा में बहुत अच्छी थी, लेकिन मानसिक और बौद्धिक शिक्षा की वहाँ उपेक्षा की गई थी। जैसा कि एथेंस की जो शिक्षा थी उनका उद्देश्य, जब हम उनकी विशेषता के बारे में पढ़ा तो वहाँ मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक तीनों प्रकार की अर्थात सर्वांगीण विकास की बात की गई। लेकिन यहाँ जो शिक्षा दी जाती थी वो केवल शारीरिक शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था, मानसिक और बौद्धिक शिक्षा की यहाँ उपेक्षा थी। तो इस प्रकार सैनिक तैयार करना इनका उद्देश्य था। तो उस समय जो प्रचलित प्लेटो के समय एथेंस और स्पार्टा में जो शिक्षा पद्धतियाँ थी तो उनमें कई कमियाँ थी। जैसा कि एथेंस में जो शिक्षा थी तो उसमें राज्य पूरी तरह से अलग था। तो इस प्रकार राज्य और जो स्पार्टा में जो शिक्षा थी वो केवल राज्य नियंत्रित थी और केवल सैनिक शिक्षा पर ही बल दिया गया था। तो इन दोनों में अपनी अपनी कुछ कमियां थी। तो प्लेटो ने जो अपने शिक्षा योजना बनाई है, शिक्षा का जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, वो इन दोनों पद्धतियों के दोषों को छोड़ते हुए उनमें जो गुण है दोनों शिक्षा पद्धतियों में, स्पार्टा और एथेंस को, उनको ग्रहण करते हुए अपनी शिक्षा योजना तैयार की। तो अब देखते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना कैसी थी, उनकी जो पाठ्यक्रम वो किस प्रकार का था। तो प्लेटो ने भी अपनी शिक्षा योजना जो रिपब्लिक में उन्होंने विस्तार से इनकी व्याख्या की है। तो उन शिक्षा योजना को दो भागों में बांटा है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। अब इस प्रारंभिक शिक्षा को भी इन तीन स्तरों में उन्होंने वर्गीकृत कर दिया है। 6 वर्ष तक की शिक्षा 6 से 18 वर्ष तक के विद्यार्थियों के लिए और 18 से 20 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उन्होंने इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा के बारे में विस्तार से रिपब्लिक में लिखा है। 6 वर्ष तक की जो बच्चों को शिक्षा दी जानी थी वो नैतिक और धार्मिक शिक्षा की बात उन्होंने प्लेटो ने कही है। और जो दूसरी अवस्था है उसमें संगीत और व्यायाम शिक्षा के मुख्य विषय थे। तो प्लेटो ने जो रिपब्लिक में बताया है वो संगीत और व्यायाम को उन्होंने विस्तृत अर्थ में लिया है। संगीत का अर्थ केवल गाना बजाना ही नहीं, बल्कि इसमें ललित कला, काव्य, कविता, पाठ, इन सब को इसमें सम्मिलित किया, नृत्य, इन सब को सम्मिलित किया संगीत में। और व्यायाम भी प्लेटो के अनुसार केवल शारीरिक व्यायाम या कसरत तक ही व्यायाम का अर्थ सीमित नहीं है, बल्कि इस प्रकार के न्यायोचित गुणों से युक्त व्यक्ति तैयार करना प्लेटो का उद्देश्य था, कि उसमें साहस हो, वीरोचित गुण हो, सच्चरित्र की भावना हो, अर्थात चरित्र निर्माण करना था। तो संगीत और व्यायाम का जो मुख्य विषय 6 से 14 वर्ष तक के लिए था, उम्र तक के लिए, तो वो संगीत जो उद्देश्य था उसमें चारित्रिक निर्माण करना था विद्यार्थियों का। तो इस पर उन्होंने विस्तार से रिपब्लिक में इसकी व्याख्या की है। और प्रारंभिक शिक्षा की जो तीसरी अवस्था थी वो 18 से 20 वर्ष के लिए उम्र के व्यक्तियों के लिए थी, जो सैनिक शिक्षा के रूप में थी। अर्थात जो 18 वर्ष तक की जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जो सेना में जाने की इच्छा थी, सेना साहस, जिसमें साहस, आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ाने हेतु यह शिक्षा दी जाती थी, ताकि वो योग्य सैनिक बन सके, अपने
राज्य की सेवा कर सके। तो इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा में नैतिक, धार्मिक शिक्षा, संगीत और व्यायाम, सैनिक शिक्षा, इस प्रकार उनका विस्तृत पाठ्यक्रम था। लेकिन प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वो अपने आप में छोटी योजना नहीं है। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा की भी बात कही है। प्लेटो का कहना था कि जो 20 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में एक परीक्षा ली जाएगी जो बौद्धिक और क्रियात्मक ज्ञान से संबंधित होगी। तो उसमें अनुत्तीर्ण रहने वाले सभी, चूँकि 18 से 20 वर्ष तक की सैनिक शिक्षा की बात तो उन्होंने कही थी, सैनिक शिक्षा दी जाती थी, तो वो सेना में जाएंगे और उससे आगे अगर वो जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो उनको आगे की उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने योग्य माना। और ये शिक्षा इस शिक्षा को भी उन्होंने 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया है। प्रथम अवस्था जो थी बताई उन्होंने प्लेटो ने, वो 20 से 30 वर्ष तक के लिए, अगली फिर 30 से 35 वर्ष तक के लिए, और फिर अगली जो व्यावहारिक शिक्षा की बात प्लेटो ने कही है वो 35 से 50 वर्ष तक की कही है। तो 20 वर्ष के बाद में जिस क्रियात्मक और बौद्धिक परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों के लिए 20 से 30 वर्ष की आयु तक अर्थात 10 वर्ष तक उनको गणित, तर्कशास्त्र और ज्योतिष इसके बारे में ज्ञान देने के लिए, ताकि वो एक राज्य के लिए योग्य कार्मिक तैयार हो सके, दार्शनिक राजा का निर्माण हो सके। तो इस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर उन्होंने शिक्षा की 20 से 30 वर्ष तक की योजना बनाई। और प्लेटो का कहना था कि इनमें पारंगत होने इसके बाद में 30 वर्ष के बाद में वापस परीक्षा ली जाएगी। जो इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण होंगे वो सामान्य राज्य प्रशासन में सामान्य कार्मिक के रूप में अपना काम करेंगे। और जो 30 वर्ष के बाद जो परीक्षा ली जाएगी उसमें पास होने वाले, उत्तीर्ण होने वाले के लिए आगे की 5 वर्ष तक की और जो शिक्षा दी जाएगी वो द्वंद्व और दर्शन पर शिक्षा दी जाएगी, ताकि राज्य के लिए एक दार्शनिक राजा का निर्माण हो सके, उच्च श्रेष्ठ राजा जो आगे बनकर और राज्य का संचालन कर सके, एक आदर्श राज्य का निर्माण हो सके। तो इस प्रकार प्लेटो का कहना था कि जो उच्च शिक्षा है वो 20 से 35 वर्ष तक के लिए सैद्धांतिक शिक्षा, और उसके बाद में प्लेटो का कहना था कि इन सब के बावजूद अर्थात 35 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी वो इतना योग्य नहीं होता कि एक राज्य का प्रशासन चला सके। इसके लिए आवश्यक है कि उसको व्यावहारिक शिक्षा दी जाए, अर्थात राज्य प्रशासन जो समस्याएं, वास्तविक समस्याएं आगे आती है उन समस्याओं के थपेड़ों को देखकर उनसे अनुभव प्राप्त करके वो शिक्षा प्राप्त करे। तो इस प्रकार की व्यावहारिक शिक्षा की बात प्लेटो ने 35 से 50 वर्ष तक के इस आयु में, अर्थात वो सब परीक्षाओं में, सैद्धांतिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के बाद भी उसको 15 वर्ष तक की व्यावहारिक शिक्षा की बात प्लेटो ने कही है। और इस 15 वर्ष के अनुभविक व्यावहारिक शिक्षा को प्राप्त करके वो इस प्रकार का एक दार्शनिक राजा के निर्माण की बात कहता है। तो इस प्रकार उन्होंने शिक्षा का जो पाठ्यक्रम दिया है वो अपने आप में लंबा विस्तृत पाठ्यक्रम है। एक दार्शनिक राजा, एक आदर्श राज्य की स्थापना में, एक आदर्श राज्य में न्याय के लिए उन्होंने इस प्रकार 50 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में हर प्रकार के अनुभवों से, हर प्रकार की परीक्षाओं में खरा उतरने वाले व्यक्ति को ही उन्होंने एक दार्शनिक राजा के रूप में बात कही है, दार्शनिक राजा बनने की बात कही है। तो इस प्रकार प्लेटो के जो शिक्षा योजना उसके पाठ्यक्रम को अध्ययन करने के बाद भी कई चीज़ें उभर कर सामने आती है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं कि क्या क्या विशेषता है, तो इनके अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है। जो उन्होंने शिक्षा की योजना उस प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की बताई है, और उसके आधार पर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्लेटो ने जो शिक्षा योजना बताई है वो एक तो थी राज्य द्वारा नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा, अर्थात शिक्षा का दायित्व राज्य पर उन्होंने दिया है और राज्य ही उनका पाठ्यक्रम निर्धारित करेगा कि किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। और सबके लिए अनिवार्य, यहाँ सबके लिए अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य यह ध्यान रखना है कि उन्होंने उत्पादक वर्ग के लिए शिक्षा की बात नहीं कही है, सैनिक वर्ग और अभिभावक वर्ग के लिए ही अनिवार्य शिक्षा की बात कही है। दूसरी बात, स्त्री और पुरुषों के लिए एक ही प्रकार की शिक्षा, चूँकि उस समय यूनान में, एथेंस में केवल पुरुषों की शिक्षा पर ही बल दिया जाता था। लेकिन प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में स्त्री और पुरुष दोनों वर्गों के लिए समाज के
दोनों स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए उन्होंने शिक्षा की बातें कही है। तो इस प्रकार वो अपने समय में अपने आप में आगे था। उस समय जो हम जब देखते हैं कि अरस्तु के चिंतन में तो उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया और दास प्रथा की बात कही है, लेकिन प्लेटो ने यहाँ समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर महत्व देते हुए उन दोनों की शिक्षा की बात कही है और दोनों को ही अगर वो योग्य है तो एक राजा बनने का एक तरह से उनको अधिकार दिया है। इसके अलावा जो प्लेटो की जो शिक्षा योजना है उससे यह स्पष्ट होता है कि वो वास्तविक और पूर्ण शिक्षा की बात करता है, अर्थात सर्वांगीण शिक्षा की, नैतिकता की शिक्षा की भी बात करता है, व्यायाम संगीत की भी बात करता है। इसके अलावा वो सैनिक शिक्षा की भी बात करता है। इसके अलावा गणित, ज्योतिष, व्याकरण, हर प्रकार की, अर्थात उसकी जो शिक्षा जो पूरी प्राप्त करता है तो वो अपने आप में पूर्ण शिक्षा, उसमें कहीं भी कोई कमी की गुंजाइश से नहीं रहती। उनका जो पाठ्यक्रम वो भी अपने आप में बड़ा विस्तृत है। इसके अलावा जो हमने देखा है कि प्लेटो की जो शिक्षा योजना है वो 50 वर्ष तक चलने वाली है, अर्थात आजीवन। एक तरह से प्लेटो का कहना है कि जीवन में हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो इस प्रकार एक लंबी शिक्षा प्रक्रिया है और साथ ही उन्होंने नैतिकता को भी उचित स्थान दिया है। आज भी नैतिकता का भी उतना ही महत्व है शिक्षा में। जैसा कि हम आज देखते हैं कि नैतिकता का धीरे धीरे पतन हो रहा है, तो प्लेटो ने शिक्षा में नैतिकता को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनका यही विचार था कि नैतिक शिक्षा के बिना एक व्यक्ति ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ कभी भी नहीं बन सकता, इसलिए उन्होंने नैतिकता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। तो इस प्रकार प्लेटो की जो शिक्षा योजना, शिक्षा पद्धति है, तो उसमें कई बातें उभर कर आती है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि प्लेटो अपने समय से बहुत आगे था। आधुनिक काल की शिक्षा से हम जब तुलना करते हैं तो जैसे हम देखते हैं कि आज स्त्री और पुरुषों को समान शिक्षा का महत्व है, नैतिकता पर भी बल दिया जाता है और शिक्षा के सर्वांगीण विकास की हम आज बात करते हैं। तो प्लेटो ने उस समय अपने दर्शन में, अपनी कृति रिपब्लिक में इसके बारे में विस्तार से व्याख्या की है। लेकिन इन सब के बावजूद प्लेटो की शिक्षा पद्धति में भी कुछ कमियां थी। आलोचकों ने कई आलोचनाएं बताई है। जैसा कि हमने देखा है कि प्लेटो ने जो शिक्षा योजना अनिवार्यता की बात कही है, लेकिन समाज के उन्होंने उस समय न्याय के लिए उन्होंने समाज में 3 वर्गों की बात कही थी, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग के। तो यहाँ प्लेटो ने जो शिक्षा योजना बताई है वो सभी वर्गों के लिए न होकर केवल सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग के लिए, और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो उत्पादक वर्ग है, कृषक, व्यापारी वर्ग है, उनके लिए शिक्षा का कोई स्थान नहीं दिया है। तो आलोचकों का कहना है कि एक तरह से उन्होंने शिक्षा के प्रति समाज में भेदभाव कर दिया है, समाज के एक बड़े वर्ग को शिक्षा से वंचित कर दिया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्लेटो का जो शिक्षा का जो दर्शन है उसमें गणित, ज्योतिष, दर्शन, तर्कशास्त्र, इन चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया गया है। व्यायाम, साहित्य की उन्होंने उपेक्षा की है। साहित्य का भी शिक्षा में अपना स्थान होता है, साहित्य का भी अपना महत्व होता है। तो इसके प्रति प्लेटो ने साहित्य को एक तरह से उपेक्षित कर दिया है। तीसरा है शिक्षा का क्रम लंबा और खर्चीला। आलोचकों को कहना है कि प्लेटो ने जो शिक्षा योजना बताई है तो वो अपने आप में बहुत लंबी है और खर्चीली है, तो इसको केवल अमीर वर्ग के लोग ही इस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। इतनी लंबी शिक्षा लगातार रहने, सैद्धांतिक शिक्षा की भी उन्होंने 35 वर्ष तक की बात कही है। तो इतनी लंबी शिक्षा लगातार अगर कोई व्यक्ति करता है तो अपने आप में शिक्षा से ऊब जाता है। तो आलोचकों को कहना है कि अपने आप में बहुत ज़्यादा लंबी शिक्षा है। उन्होंने सैद्धांतिक शिक्षा को कम महत्व दिया है, अर्थात 35 वर्ष के बाद ही उन्होंने व्यावहारिक शिक्षा को कम महत्व दिया है। 35 वर्ष के बाद ही व्यावहारिक शिक्षा की बात उन्होंने कही है और 35 वर्ष तक की जो शिक्षा है वो केवल सैद्धांतिक शिक्षा जो अपने आप में लंबी है। आज के समय में अगर देखें तो अपने आप में उबाऊ, खर्चीली पद्धति साबित हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने कला और साहित्य पर नियंत्रण, हम देखते हैं कि उन्होंने पूरी तरह से राज्य नियंत्रित शिक्षा की बात कही है, अर्थात पाठ्यक्रम जो निर्धारित होगा वो भी राज्य द्वारा ही निर्धारित होगा। तो इस प्रकार चूँकि कला और साहित्य का विकास हमेशा उन्मुक्त वातावरण में होता है, तो जब राज्य द्वारा नियंत्रित इस प्रकार जब शिक्षा होगी तो निश्चित रूप से और कला और साहित्य पूरी तरह से उपेक्षित रहेगा। कोई भी कलाकार और साहित्यकार है वो राज्य के नियंत्रण में रहकर अपने उन्मुक्त विचारों को कभी भी उद्धृत नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार आलोचकों का कहना है कला और साहित्य पर भी प्लेटो ने अनुचित नियंत्रण लगा दिया, राज्य के अधीन कर दिया है।
इसके अलावा हम देखते हैं आज के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि भले ही व्यापार हो, वाणिज्य, कृषि, सब के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, तभी वो उत्पादन ज़्यादा कर सकता है। लेकिन प्लेटो ने जो समाज का एक वर्ग, सबसे बड़ा वर्ग है, उत्पादक वर्ग की उन्होंने बात कही है, तो उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की है। तो आज के संदर्भ में हम देखते हैं तो उनको प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा देने की आवश्यकता थी, लेकिन वो प्लेटो की जो शिक्षा योजना हमने पढ़ी है, जो एक लंबी शिक्षा योजना है, तो उसके पाठ्यक्रम में कहीं भी व्यावसायिक शिक्षा की बात उन्होंने नहीं की है, अर्थात व्यावसायिक शिक्षा को पूरी तरह से उन्होंने उपेक्षित कर दिया। जब व्यावसायिक शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा नहीं होगी तो निश्चित रूप से व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि का विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा शिक्षा की जो योजना प्लेटो की थी वो सैद्धांतिक ज़्यादा थी, अर्थात हमने देखा है कि 35 वर्ष तक की शिक्षा सैद्धांतिक और उसके बाद में 15 वर्ष तक की व्यावहारिक शिक्षा। तो इस प्रकार आलोचकों ने कमियां बताई है जो प्लेटो की जो शिक्षा योजना थी। आज के संदर्भ में भी अपन देखते हैं तो उसमें कुछ बातें तो लागू होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो आज की शिक्षा पद्धति से हम तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से उस पर पूरी तरह से फिट नहीं बैठती है। तो प्लेटो की शिक्षा योजना के आलोचकों ने विस्तृत आलोचनाएं भी की, कमियां भी बताई है, लेकिन इन सब के बावजूद भी प्लेटो की जो उस समय उन्होंने योजना की उसका आज भी उतना ही महत्व है। आज भी हम उससे कुछ ग्रहण करते हैं, जैसा कि उन्होंने उस बात कही है, स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए शिक्षा की बात कही है। उस समय कहीं भी स्त्री और पुरुष दोनों को समान महत्व नहीं था, और यूनान में केवल पुरुषों को ही ज़्यादा महत्व, शिक्षा भी पुरुषों के लिए भी थी। लेकिन प्लेटो ने जो अपनी शिक्षा योजना है उनमें स्त्री और पुरुष दोनों, समाज के दोनों वर्गों को शिक्षा की बात कही है। और आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि आज भी स्त्री और पुरुष का कि शिक्षा दोनों का ही महत्व है, और ये अपने आप में प्रमाणित हो गया है कि दोनों को किसी भी प्रकार से शिक्षा से वंचित नहीं रहने दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा योजना को देखकर महसूस होता है कि वो अपने समय से कितने आगे थे, जबकि उस समय स्त्री को पूरी तरह से शिक्षा के प्रति हर क्षेत्र में उपेक्षित और घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन प्लेटो ने समाज में स्त्री को भी उतना ही महत्व दिया जितना कि पुरुषों को, यहाँ तक कि शिक्षा क्षेत्र में और शिक्षा प्राप्त करके एक दार्शनिक राजा तक की बात कही। अगर स्त्री भी योग्य है शिक्षा प्राप्त करके तो वो भी एक राजा बन सकती है सारी परीक्षाओं में खरी उतरने के बाद में। इसके अलावा शिक्षा में उन्होंने चरित्र निर्माण की बात कही है, जैसा कि हमने उनकी प्रारंभिक शिक्षा योजना में देखा था कि धार्मिक शिक्षा की बात कही, व्यायाम, संगीत की बात कही है, और जो अश्लील साहित्य उस पर राज्य के प्रतिबंध की बात कही है। तो वो सब एक व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना ही था, और आज भी हम देखते हैं कि चरित्र निर्माण सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जब तक हम अपने प्रति ईमानदार नहीं होंगे, स्वार्थ की भावना नहीं निकलेगी, घृणा से हम दूर नहीं होंगे, तब तक हम एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। तो प्लेटो का उद्देश्य एक अच्छा नागरिक बनाना था शिक्षा के माध्यम से। तो उन्होंने चारित्रिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बल दिया। इसके अलावा शिक्षा के सार्वभौमिकरण की शिक्षा, यहाँ सार्वभौमिकरण का अर्थ है कि उन्होंने शिक्षा के सर्वांगीण विकास की बात कही, हर तरह से शिक्षा की बात, सैनिक, व्यायाम, संगीत, और तो इस प्रकार उनकी जो शिक्षा पद्धति थी वो सार्वभौमिकरण की ओर थी, और शिक्षा के नैतिक और आध्यात्मिकता का प्रबल। आज भी हम देखते हैं कि आध्यात्मिक और नैतिकता अपने आप में सर्वश्रेष्ठ चीज़ है। जब एक देश के नागरिक उच्च नैतिक दृष्टि से, उच्च और आध्यात्मिक दृष्टि से अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से शासन प्रणाली अच्छी चलती है। तो प्लेटो का उद्देश्य भी उस समय यही था, अपनी शिक्षा पद्धति के माध्यम से नैतिकता का पाठ पढ़ाना, साथ ही आध्यात्मिकता पर भी उन्होंने बल दिया। तो इस प्रकार प्लेटो की जो शिक्षा योजना थी उसका आज भी महत्व है, उतना ही महत्व है जितना कि उस समय था। तो इस प्रकार वो प्लेटो शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप में एक अग्रणी था। शिक्षा की योजना उस समय के जब दार्शनिकों को हम देखते हैं तो निश्चित रूप से प्लेटो शिक्षा के क्षेत्र में उनसे कहीं आगे थे। तो ये आज जो हमने अध्ययन किया है प्लेटो की शिक्षा पद्धति का, शिक्षा योजना का, तो उन्होंने शिक्षा के बारे में जिस प्रकार व्याख्या की है अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, तो उसका उद्देश्य, जो मूल उद्देश्य था प्लेटो का, वो एक आदर्श राज्य में, एक न्यायप्रिय राज्य में एक आदर्श राजा अर्थात दार्शनिक राजा
को बनाने का उनका उद्देश्य था इस शिक्षा के माध्यम से। तो हालांकि केवल शिक्षा को ही उन्होंने सीमित नहीं रखा दार्शनिक राजा के लिए, उन्होंने साम्यवाद की भी बातें कही है, जिसको हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार प्लेटो की शिक्षा योजना के माध्यम से प्लेटो एक आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता था। धन्यवाद।